संपूर्ण सिंहासन बत्ती सी पहली पुतली रतन मंजरी की कहानी भाग 1-2। फिर आइए शुरू करते हैं इस पुस्तक की रोचक व मजेदार कहानियों का सफर। रतन मंजरी कहानी सुनाने लगी। एक दिन राजा विक्रम लाव लश्कर को साथ लेकर शिकार खेलने के लिए जंगल की ओर चला। चलते चलते जब वह जंगल में पहुंचे तो उन्होंने एक अति सुंदर हिरन को देखा और उसके पीछे अपना घोड़ा दौड़ा दिया। हिरन और घोड़ा इतने तेज दौड़े कि राजा के साथ आए सारे सैनिक व दरबारी पीछे छूट गए। हिरन के पीछे दौड़ते दौड़ते राजा विक्रम को थकान का एहसास होने लगा, परंतु हिरन हाथ नहीं लगा। थककर जब राजा ने अपने चारों ओर देखा तो वह एक ऐसे निर्जन व घने जंगल में थे जिससे बाहर निकलने का रास्ता भी नजर नहीं आ रहा था। उनके साथ आए सैनिक न जाने कितने पीछे रह गए थे, इस बात से भी वह अनजान थे। राजा ने घोड़े से उतरकर घोड़े की पीठ को थपथपाया। राजा विक्रम जंगल में रास्ता तलाशने के लिए एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गए और चारों ओर नजरें दौड़ाने लगे। वह जिस वृक्ष पर चढ़े थे वह वृक्ष सब वृक्षों में सबसे ऊंचा था और राजा विक्रम उसके सबसे ऊंचे तने पर थे। उन्हें दूर एक सुंदर नगर नजर आया। जब उन्होंने नजरें टिकाकर नगर को निहारा तो पाया कि नगर में खूब रौनक थी और चारों ओर चहल पहल नजर आ रही थी। राजा का मन नगर की सुंदरता से काफी मुग्ध हुआ। उन्होंने विचार किया कि यह नगर आज तक मेरी नजरों से कैसे ओझल रहा और इस नगर का राजा मेरे दरबार में क्यों सम्मान प्रकट करने नहीं आया। उन्होंने गुस्से में कहा, मैं इस जंगल से बाहर निकलकर सेना सहित इस नगर पर हमला करके इसे अपने राज्य में मिला लूंगा। उसी समय उस नगर का एक दीवान जो कौवे के रूप में उसी पेड़ पर बैठा था, उसने राजा विक्रम के यह शब्द सुने। राजा विक्रम के शब्द सुनकर उसने बीट की जो राजा के मुंह पर जाकर गिरी और वह काँव काँव करता हुआ इस अंदाज में उड़ा जैसे वह राजा को चिढ़ा रहा हो। राजा विक्रम क्रोध से आग बबूला हो उठा, परंतु जब तक वह तीर को कमान पर चढ़ाता कौवा उनकी आंखों से ओझल हो चुका था। राजा को उसे उसकी दुष्टता का मजा चखाने का नहीं मिला। काफी प्रयास के बाद जब वह जंगल से बाहर आया और अपने महल में पहुंचा तो सर्वप्रथम उसने कौवों को पकड़ने का ऐलान करवा दिया। प्रत्येक कौवे के बदले काफी इनाम की घोषणा भी की गई। परिणाम स्वरूप इस नगर के सारे बहीलिए कौवों को पकड़ने के लिए घरों से निकल पड़े। इस कार्य के बदले राजा विक्रम ने उन्हें ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं दी। जब पकड़े हुए कौवों को राजा के सामने लाया गया तो राजा ने उनसे पूछा, बताओ तुम में से वो कौन सा कौवा है जिसने जंगल में हमारे मुंह पे बीट की थी? मगर हमें इस बात का पता नहीं चला तो हम तुम सब कौवों को मारने का आदेश दे देंगे। उन सब कौवों में से सबसे बूढ़े कौवे ने राजा की बात सुनकर कहा, हे राजन, एक दोषी की सजा पूरी जाति को देना न्याय नहीं है। इससे कौवा जाति ही नष्ट हो जाएगी। आपका हमारे ऊपर क्रोध अकारण ही है, क्योंकि हम में से ऐसा कोई भी नहीं है जो ऐसी अशिष्टता आपके साथ कर सके। जहां तक मेरी बुद्धि काम करती है, यह कार्य अवश्य ही लूटवरण ने किया होगा, जो कौवे का वेश बनाए हमारे बीच में ही रहता है। परंतु इस समय
हमारे साथ पकड़ा नहीं जा सका है और आजाद घूम रहा है। लूटवरण वास्तव में कौन है? राजा ने पूछा। लूटवरण आपके पड़ोसी राज्य का दीवान है, कौवे बोला। विक्रम यह सुनकर गंभीर हो गया और उसने पूछा, उसे किस तरह यहाँ लाया जाए? मेरे विचार से 2 कौवों को लूटवरण के पास भेजा जाए और उससे कहलवाया जाए कि अगर वह दरबार में हाजिर नहीं हुआ तो सारे कौवे बेमौत मारे जाएंगे। कौवों के सरदार ने राजा की सलाह मानकर 2 शक्तिशाली जवान कौवों को लूटवरण की खोज के लिए तैयार किया। राजा के आदेश पर इन दोनों कौवों को रिहा कर दिया गया और वह दोनों कौवे लूटवरण की खोज में निकल पड़े। काफी खोजबीन के पश्चात लूटवरण उन्हें मिल गया। लूटवरण से मिलकर उन कौवों ने अपनी सारी कहानी सुनाई और यह भी बताया कि अगर वह उनके साथ नहीं गया तो सारे कौवे बेमौत मारे जाएंगे। यह सुनकर लूटवरण उन दोनों के साथ रात दरबार में चलने को तैयार हो गया। लूटवरण जब राजा के महल में पहुंचा तो उसने मनुष्य का रूप धारण कर लिया था। महल में पहुंचकर लूटवरण ने राजा का झुककर अभिवादन किया और कहा, राजन, ऐसी क्या खता इन बेचारे कौवों से हुई है जो आपने इन सबको बंदी बना रखा है और मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया? इसका कारण मुझे बताने की कृपा करें। राजा विक्रम ने जब लूटवरण को जंगल का वृत्तांत सुनाया तो लूटवरण ने कहा, राजन, जो अपराध मैंने किया है उसकी सजा इन सबको देना उचित नहीं। कृपया इन्हें छोड़ दीजिए। मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ। आपके साथ जो अशिष्टता हुई थी उसका जिम्मेदार मैं ही हूँ। हम तुम्हारे सत्य के प्रति समर्पण की भावना से प्रसन्न हुए। तुमने साहस के साथ अपना अपराध स्वीकार किया। हम तुम्हें सजा देने से पहले इन तमाम कौवों को आजाद करने का हुक्म देते हैं और तुमसे ये जानना चाहते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। क्या यह सब शिष्टता के दायरे में आता है? इतना कहकर राजा विक्रम खामोश हो गया और सिपाहियों को आदेश दिया कि सारे कौवों को छोड़ दिया जाए। राजा के आदेश पर सारे कौवों को आजाद कर दिया गया। वे सब राजा विक्रम की जय जयकार करते हुए जंगल की ओर उड़ते चले गए। जब सारे कौवे वहां से चले गए तब लूटवरण ने कहा, राजन, मैं राजा बाहुबल का दीवान हूँ और बाहुबल के नगर को देखकर पेड़ पर बैठे हुए जो अहंकारी शब्द आपने बुदबुदाए थे, एक राजभक्त होते के नाते मैं उन्हें बर्दाश्त नहीं कर सका और अशिष्टता कर बैठा। विक्रम ने कहा, लूटवरण, मैं एक ऐसे राजा का पुत्र हूँ जिसकी वीरता और न्यायप्रियता का डंका चारों ओर फैला हुआ था। मैं राजा धर्मसेन की संतान हूँ। इसके अतिरिक्त मैं इस राज्य पर राज करता हूँ। क्या मुझे अपने राज्य का विस्तार करने के लिए किसी दूसरे राज्य पर आक्रमण की बात नहीं सोचनी चाहिए? लूटवरण बोला, यह ठीक है राजन कि अपने राज्य का भला सोचना और उसका विस्तार करना राजा को सोचना चाहिए और यह उसका कर्तव्य भी है, परंतु इससे पहले उसे अपनी शक्ति का बोध होना चाहिए, दूसरे की ताकत का अंदाजा होना चाहिए। राजा बाहुबल ऐसे नगर का राजा है जिसके आगे आपका नगर बहुत छोटा है, इसलिए आपके पिता धर्मसेन उनके अधीन रहकर अपने राज्य की बागडोर संभालते थे।
कुछ क्षण खामोश रहने के बाद लूटवर्ण ने कहा, राजन, अभी ना तो आपने बाहुबल के राज्य को देखा है, ना ही उसकी शक्ति को परखा है, और बाहुबल भी अभी तक यह ज्ञात नहीं कि धर्मसेन की मृत्यु हो चुकी है और धर्मसेन की जगह आपने राजपाट संभाल लिया है। अन्यथा आपके अब तक वहां जाकर उनका तिलक ना करने पर बाहुबल अपनी सेना लेकर आपके इस राज्य पर चढ़ाई कर चुका होता और आपका राज्य उसकी शक्तिशाली सेना के हाथों कब का खाक में मिल चुका होता। इसलिए मेरी आपको सलाह है कि आप जितनी जल्दी हो सके फौरन ही बाहुबल के पास जाकर उसका तिलक करो एवं निसंकट राज करने का आशीर्वाद प्राप्त करो। राजा विक्रम लूटवर्ण की बातें काफी ध्यान से सुन रहा था। राजा गंभीर मुद्रा में विचार मगन बैठा था। लूटवर्ण ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, और हाँ, यदि आपके किसी भी कार्य से प्रसन्न होकर बाहुबल ने आपको देवताओं के राजा इंद्र का दिया हुआ सिंहासन दे दिया तो आपका यश इस संसार में इतना फैलेगा कि आप जैसा यशस्वी राजा इस पृथ्वी लोक पर कोई दूसरा नहीं होगा। राजा इंद्र का सिंहासन। राजा विक्रम के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। लूटवर्ण बोला, हाँ राजन, इंद्र का सिंहासन जिसे बाहुबल ने कठिन तपस्या के द्वारा राजा इंद्र को प्रसन्न करने के पश्चात प्राप्त किया था। बाहुबल इतना दानी जान प्रिय राजा है कि अगर जनता में से भी कोई व्यक्ति उससे वह सिंहासन मांग ले तो वह मना नहीं करेगा। इस प्रकार लूटवर्ण की बातों से प्रभावित होकर राजा विक्रम बाहुबल का तिलक करने के लिए लूटवर्ण के साथ चलने को तैयार हो गया। यह एक तरह से दोनों के लाभ की बात थी। एक तरफ तो लूटवर्ण किसी दूसरे राजा के सामने पहुंचकर भी अपनी राज्य भक्ति को नहीं भूला और उसने अपने हिम्मत से अपने राज्य व राजा की सच्ची भक्ति बयान की। दूसरी तरफ राजा विक्रम भी अपनी झूठी शान को ना दिखाकर अपने राज्य की भलाई के लिए बाहुबल के नगर जाने को तैयार हो गया। इस तरह दोनों ने अपने उच्च चरित्र का प्रदर्शन किया। जब राजा विक्रम लूटवर्ण के साथ बाहुबल के नगर में पहुंचा तो वहां का वैभव, वहां की सुंदरता देखकर उसके आश्चर्य की सीमा ना रही। विक्रम को अतिथि गृह में बैठाकर लूटवर्ण राजा के पास पहुंचा। राजा बाहुबल के समक्ष पहुंचकर उसने अभिवादन किया और कहा, महाराजाधिराज धर्मसेन का पुत्र विक्रम आपके दर्शन हेतु आया है। उसे ससम्मान हमारे पास लाओ, बाहुबल ने कहा। बाहुबल का आदेश पाकर लूटवर्ण विक्रम को बाहुबल के पास ले गया। बाहुबल ने अतिथि संस्कार की शिष्टता का निर्वाह करते हुए उसकी कुशल क्षेम पूछी और अपने पास बैठाया। इस प्रकार वहां राजा विक्रम को कई दिन बीत गए। उसका अतिथि संस्कार उसकी कल्पना से भी अधिक हुआ। वह वहां के अतिथि संस्कार, वैभव और राजा की न्यायप्रियता को देखकर अत्यधिक प्रभावित हुआ। लूटवर्ण, अब मुझे यहाँ रहते हुए काफी दिन व्यतीत हो चुके हैं। अंततः अब मुझे अपने नगर जाना चाहिए। तुम बाहुबल से मेरे जाने की आज्ञा का प्रबंध करो। बहुत दिन तक राजा बाहुबल के अतिथि संस्कार में रहने के बाद विक्रम ने लूटवर्ण से कहा, राजन, हमारे राजा का स्वभाव बिना दूसरे की मर्जी के जाने को
ना कहना है। अंततः अगर आप जाना ही चाहते हैं तो आप स्वयं राजा के सम्मुख जाकर जाने की इजाज़त मांगो। और हाँ, याद रहे, अगर राजा बाहुबल आपसे कुछ मांगने को कहे तो आप उनसे इंद्र का सिंहासन मांग लेना। लूटवरण ने राजा का स्वभाव बताते हुए कहा। विक्रम सिंहासन के प्रति और अधिक जानना चाहता था, इसलिए उसने लूटवरण से कहा, मुझे सिंहासन के प्रति कुछ विस्तार से बताओ। राजन, यह सिंहासन कोई साधारण सिंहासन नहीं है। यह राजा इंद्र का सिंहासन है। यह सबसे पहले महादेव के पास था। महादेव ने इंद्र से प्रसन्न होकर इसे इंद्र देवता को दे दिया और बाहुबल की तपस्या से खुश होकर राजा इंद्र ने यह बाहुबल को दे दिया था। यह सिंहासन साधारण सिंहासनों से भिन्न है। इस पर जो भी बैठेगा वह तीनों लोकों पर राज करेगा। इसमें जड़ित रत्न व जवाहरात का मूल्य संसार के सारे राजा भी मिलकर नहीं चुका सकते। इसके चारों ओर 32 पुतलियां बनी हुई हैं और ऐसा प्रतीत होता है जैसे पुतलियां पत्थर की ना होकर जीवित हों, और देखने पर ऐसा प्रतीत होता है मानो अभी बोलने लगेंगी। लूटवरण ने इंद्र के सिंहासन की व्याख्या करते हुए विक्रम को विस्तार से बता दिया। लूटवरण ने विक्रम को जो बताया उससे विक्रम की जिज्ञासा और बढ़ गई। अगले ही दिन लूटवरण राजा के पास जाकर बोला, महाराज, अतिथि विक्रम द्वार पर खड़े हैं, विदा की आज्ञा चाहते हैं। यह सुनकर राजा तुरंत द्वार पर पहुंचा। विक्रम ने राजा को देखकर उनका अभिवादन किया। खुश होकर राजा ने कहा, हे विक्रम, जो जी चाहे मांग लो। महाराज, वैसे तो मेरे लिए आपका आशीर्वाद ही बहुत है, पर यदि आप कुछ देना ही चाहते हैं तो वो सिंहासन दीजिए जो राजा इंद्र से आपने प्राप्त किया है। विक्रम ने राजा के सम्मुख सिर झुकाकर कहा। यह सुनकर राजा मुस्कुराया और बोला, ठीक है, हमने वो सिंहासन तुम्हें दिया। इस प्रकार विक्रम राजा इंद्र का सिंहासन अपने साथ लेकर अपने राज्य में लौटा। सिंहासन पाकर विक्रम बहुत प्रसन्न था। सिंहासन को प्राप्त करते ही उसका नाम चारों ओर फैलने लगा। आस पड़ोस के राजाओं ने आकर विक्रम को तिलक करना प्रारंभ कर दिया, और जो अहंकार में डूबकर तिलक करने नहीं आया उसे अपना राज्य गंवाना पड़ा, और विक्रम से अपनी जान बचाने के लिए वह दर दर भटकता फिरा। इस प्रकार विक्रम विक्रमाजीत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जब उसकी ख्याति इस लोक के साथ साथ अन्य लोकों में भी फैलने लगी तो उसने अपने राज्य का विस्तार करना प्रारंभ कर दिया। अब उसके राज्य की सीमा को नाप पाना कठिन था। दूर दूर तक विक्रम का ही राज था, और विक्रम अब राजा विक्रमादित्य के नाम से चारों ओर ही नहीं अपितु तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो चुका था। एक दिन विक्रमादित्य ने अपने राज्य के पंडितों को बुलाकर कहा, मेरा मन करता है कि मैं अपने नाम को सदा जीवित रखने के लिए विक्रम संवर चलाऊं। ग्रह व शास्त्र इत्यादि इसके बारे में क्या कहते हैं, मुझे बताओ। राजन, आपका यश जो इस समय तीनों लोकों में फैला हुआ है, इसके चलते आप जो भी उचित समझें कर सकते हैं। सफलता हमेशा आपके कदम चूमेगी, पंडितों ने कहा। पंडितों की बात सुनकर राजा ने एक विशेष दिन बहुत ही भव्य आयोजन किया।
उस आयोजन पर दिल खोलकर दान्य पुण्य किया गया और उसी दिन महाराजा विक्रमादित्य ने अपने नाम के अनुरूप विक्रम संवत की नींव डाली। विक्रमादित्य की सिंहासन पर बैठने की कथा को सुनकर पुतली ने कहा, अगर तुझ में विक्रमादित्य के समान गुण हो तो तू इस सिंहासन पर बैठने योग्य है, अन्यथा नहीं। यह कहकर पहली पुतली रतन मंजरी वापिस अपने स्थान पर जाकर लग गई। राजा भोज पुतली की बात सुनकर सोच में पड़ गया। इस प्रकार उस दिन सिंहासन ग्रहण करने की शुभ घड़ी समाप्त हो गई। अगले दिन जब राजा भोज ने शुभ मुहूर्त निकलवाकर सिंहासन पर बैठने के लिए अपना कदम बढ़ाया, तभी राजा भोज एक तेज आवाज वातावरण में गूंजती चली गई। यह अप्रत्याशित शब्द सुनकर राजा के साथ सारे दरबारी चौंक उठे। सबने देखा कि पहली पुतली रतन मंजरी तो चुप थी, मगर दूसरी पुतली अपनी आंखों को चारों दिशाओं में घुमा घुमाकर पूरे दरबार का निरीक्षण कर रही थी। उसकी चमकती आंखों को चारों ओर घूमता देखकर सब आश्चर्यचकित रह गए। अगले वीडियो में मैं इस पुस्तक की अगली कहानी की शुरुआत करूंगा, जिसमें आप सब पढ़ेंगे और सुनेंगे सिंहासन बत्तीसी, दूसरी पुतली चित्रलेखा की कहानी। आपको ये वीडियो कैसा लगा? आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अपना अमूल्य सुझाव जरूर दें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिससे मुझे प्रोत्साहन मिलेगा और मैं और भी अच्छी कहानियां इस चैनल पर डाल सकूंगा। आप सबका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।